नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। एबीपी न्यूज़ अनकट के इस वीकली कॉलम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस अनकट में हम आपके लिए लाते हैं मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते हुई राजनीतिक खबरों की पर्दे की पीछे की खबरें, साथ ही आने वाले हफ्ते में मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, इसका दिलचस्प ब्यौरा। तो पेश है आज की पहली खबर। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ ही गए हैं और अब ये आपके हमारे सबके मन में है कि कर्नाटक के नतीजे मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर डालेंगे। मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली। मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली। 15 किलोमीटर का रोड शो, छोटी छोटी नुक्कड़ सभा, पर कर्नाटक के मतदाताओं ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहने वाले दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि इस हार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर मजबूत होंगे, विधानसभा चुनाव में उनकी चलेगी, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने कर्नाटक में स्थानीय नेताओं को किनारे का चुनाव लड़ा और मुंह की खाई। ऐसा ही एमपी में किया तो हार होना तय है। मगर कुछ का कहना है कि कर्नाटक होने के बाद एमपी में बीजेपी जी जान लड़ा देगी। इसके लिए आलाकमान मध्य प्रदेश से मिल रहे बेहद कमजोर फीडबैक के आधार पर प्रदेश संगठन और प्रदेश सरकार को किनारे कर अपने हिसाब से पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। आलाकमान के सामने सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री की कुछ नहीं चलेगी। सारे फैसले दिल्ली से तय होने वाला चुनाव प्रभारी ही लेगा। अब क्या होगा ये तो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को हराया, मगर अब इतना तो साफ है कि कर्नाटक विधानसभा के नतीजों ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। बीजेपी संगठन और सरकार से जुड़े बड़े से बड़े नेताओं के कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत कर्नाटक के नतीजों ने हिला तो दिया है। अब बात मध्य प्रदेश की राजनीति के दूसरे खेमे यानी कि कांग्रेस की। इतना तो साफ है कि कर्नाटक की जीत ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस और कमलनाथ के हौसले बुलंद कर दिए हैं। शिवराज सिंह जी भी चुनाव प्रचार में गए थे। 8 जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जो हाल यहाँ होने वाला है वो वहाँ हुआ। 8 में से 6 सीटें हार गए। कर्नाटक के चुनाव का परिणाम आया है। कर्नाटक अपने देश का आईटी हब है। कर्नाटक बुद्धिजीवियों का हब है और ये जो परिणाम आए हैं, ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ता और बजरंग बली की जीत है। बजरंग बली ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगता है संजीवनी सी थमा दी है। तभी तो जीत के बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि ये जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बजरंग बली की जीत है और यही जीत मध्य प्रदेश में भी पार्टी दोहराएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की चुनाव की रणनीति बनाने वाले इलेक्शन एक्सपर्ट सुनील कोनुगुरु मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की मदद कर रहे हैं। वैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव का इतिहास एक सा है। कर्नाटक में भी 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर गिराया था। उसके बाद ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 मध्य प्रदेश में भी दोहराया गया, जिसका शिकार कमलनाथ सरकार बनकर गिरी। वैसे कांग्रेस के रणनीतिकार पुरानी बातों को भुलाकर अब कमलनाथ की हनुमान भक्त वाली छवि को कैश कराने की रणनीति बना रहे हैं। क्या बजरंग बली मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर मेहरबान होंगे, ये देखना बाकी है। वैसे फोकस होकर काम करना तो कोई हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीखे। कर्नाटक के चुनाव परिणामों से बेअसर होकर उनके रोज के व्यस्त कार्यक्रम जारी हो रहे हैं, जिनमें सभा, शिलान्यास से लेकर चुनावी बैठकें भी होती हैं। चुनाव जिताने के लिए वो और उनकी सरकार क्या कर सकती है, इसी मकसद से सारे कार्यक्रम और सभाएं डिजाइन होती हैं। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से 400 से ज्यादा पशु एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूं तो ये केंद्र सरकार की योजना है, मगर इस पशु एम्बुलेंस में हर तरफ गाय को दुलाते प्रधानमंत्री मोदी के ही पोस्टर लगे हैं। पहली नज़र में ये गौशाला से जुड़ी गाड़ी लगती है। गाय के अलावा किसी दूसरे पशु का कोई फोटो कहीं नहीं है, मगर इसके पीछे सोच यही है कि जब गौ माता वोट दिलाने में मददगार बनती है तो फिर भला क्यों किसी दूसरे पशु की बात की जाए। इस मौके पर सरकार ने गौ नीति का भी ऐलान कर दिया, जिसमें गौशालाएं बनाने और गाय का गोबर खरीदने की योजना भी है। हमने पिछले चुनाव में जनता को जब हमने संकल्प पत्र जारी किया था, तब ये कहा था कि हम गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करेंगे। आज वो दिन आ गया है बहनों और भाइयों। वैसे हमारी चिंता तो ये है कि सरकार गौ और गौशाला के नाम पर वोट भले ही मांगे, मगर इस 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को अच्छे से चलाए, क्योंकि इसी बहाने बीमार और घायल पशुओं को इलाज तो मिलेगा। 1968 62 19
62 ये नंबर है गो एम्बुलेंस की सेवा के लिए। तू डाल तो मैं पात पात का मोहरा इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में जोरों से चल रहा है। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की लोकप्रियता से घबराई कांग्रेस ने अब नारी सम्मान योजना जारी कर दी है। लाडली बहना में जहां वोटर महिला को 1000 रुपये देने का वायदा है, तो कांग्रेस अपनी इस योजना में बिना किसी बंदिश के हर महिला को 1500 रुपये देने का वायदा कर रही है। और वायदा ही नहीं बल्कि बाकायदा इसके लिए फॉर्म भी भरवा रही है। कुछ दिनों में ही इस योजना में 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने फॉर्म भर दिए। सारी लड़ाई प्रदेश की राजनीति की तकरीबन 2 करोड़ महिला वोटरों को अपने पाले में करने की है। और उधर महिला को दोनों पार्टियों से ही फायदा चाहिए। लाडली बहना को 1000 रुपये देकर यदि बीजेपी सोचे कि बहना उसके साथ वफादार रहेगी, तो इस आंकड़े के बाद ऐसा नहीं लग रहा है। आज के ज़माने का जो वोटर है वो दोनों पार्टियों से अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े लड्डू चाहता है। साथ ही अब वो ये भी मानता है कि ये उसका हक है। पार्टी उसको ये फायदे देकर कोई एहसान नहीं कर रही, ये उसके ही पैसे हैं जो पार्टियां उसे बांट रही है। और अब बात हमेशा अपने बयानों से खबरों में बने रहने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। पिछले दिनों बाबा ने गजब का राजनीतिक संतुलन दिखाया। मंच से खुलकर हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर बीजेपी नेताओं की करीबी पाने वाले बाबा बागेश्वर ने इस बार एक ही दिन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं के मुगालते दूर कर दिए। बाबा मध्य प्रदेश के गुना गए थे अपने दिव्य दरबार के लिए, जहां उनसे मंच पर आकर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री महेश सिंह सिसोदिया ने आशीर्वाद लिया। बाबा ने दोनों पर भरपूर कृपा बरसाई और फिर बाबा गुना से उठकर शाम को ही पास में ही दिग्विजय सिंह के राहुगढ़ के किले पर जा पहुंचे, जहां उनकी अगवानी की दिग्विजय सिंह के विधायक बेटे जयवर्धन सिंह ने। मौका आया तो बाबा ने जयवर्धन की खूब तारीफ की और सभ्य सनातनी बने रहने की सलाह दी। मगर देखने वालों ने यह भी देखा कि कैसे सिंधिया ने बाबा के सामने मंच पर खड़े होकर लंबा भाषण दिया, तो जयवर्धन हमेशा बाबा के पीछे ही विनम्रता से चुपचाप खड़े रहे। सच है, राजा और महाराजा में कुछ फर्क तो होगा ही। वैसे बाबा की ये राजनीतिक बाजीगरी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। श्री जयवर्धन, आपने कहा कि महाराज जी आपको चलना है और लगभग 1 साल से तैयारी चल रही है। आज हमें मौका मिल गया, हमने कहा देखो भाई आम गुठलियों के दाम, गुना का दरबार और फिर बाद में राघव सरकार। लोग अब पूछने लगे हैं कि आखिर बाबा किस पार्टी के। और यही सवाल एक बार जब मैंने बाबा बागेश्वर धाम से किया था तो उन्होंने सवाल का जवाब सवाल से ही दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, क्या संतों की कोई भला पार्टी होती है? राजनीति और बाबागिरी से अलग अब एक खबर भ्रष्टाचार की। यूं तो दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है, मगर मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड की एक इंजीनियर की जो कमाई सामने आई है उससे बहुत लोगों की आंखें फटी रह गई हैं। भोपाल में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एक महिला इंजीनियर ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 30,000 रुपये महीना की पगार पाने वाली हेमा मीणा के फार्म हाउस पर जब लोकायुक्त का दल छापा मारने पहुंचा तो हैरान रह गया। 20,000 वर्ग फीट के इस फार्म हाउस पर 30 लाख रुपए का टीवी मिला, तो 50 से ज्यादा कुत्ते और इतनी ही गाय मिली, और इन सबके लिए रोटी बनाने की मशीन भी। इस बड़े फार्म हाउस के आसपास की जमीन भी मीणा और उसके पिता के नाम की ही निकली। करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की संपत्ति इस महिला इंजीनियर की निकली है, जो उसकी अनुमानित आय से 250 गुना से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही दावा करें कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा दी जाती है, मगर कहने वालों को भला कौन रोक सकता है कि वो कहते हैं कि जब छोटे छोटे अफसरों की इस बेतहासा कमाई निकलती है तो बड़े अफसरों की भ्रष्टाचार की कमाई का अनुमान लगाना ही मुश्किल होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब से 5 महीने बचे हैं और ऐसे में सरकार के पसंदीदा अफसरों की जमीनी स्तर पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। कई जिलों के कलेक्टर एसपी बदल दिए गए हैं और अब बारी है विभाग प्रमुख यानी प्रमुख सचिवों की तबादलों की, और इसकी सूची आने वाले दिनों में जल्दी ही जारी होगी। वैसे भी सरकार का प्रचार यानी जनसंपर्क विभाग में मुख्य सचिव के पसंदीदा अफसर की नियुक्ति तो हो ही गई है। अब प्रचार से याद आया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के दक्षिण भारत से आने वाले प्रभारी अपनी हर बैठक में सभी से यही कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को याद करो और उनका प्रचार करो। मगर कोई उनसे भला यही पूछ ले कि इन्हीं योजनाओं के प्रचार के दम पर कर्नाटक में सरकार तो आई नहीं, तो फिर भला वो क्या कहेंगे। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद जो बदलाव हुआ है उस बदलाव की लहर से मध्य प्रदेश अछूता नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में सामने आएगा, मगर ये बदलाव कहाँ होगा, संगठन में, सत्ता में या शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अनकट आपको पसंद आ रहा है ये हमें खबर है, क्योंकि आपके संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। तो अनकट देखते रहिए और हमें सुझाव देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।